अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैरिश खान और आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स का ग्रुप। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अच्छे से गेस्ट हमारे साथ होंगे और आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। और मैं समझती हूँ इस टॉपिक को तो स्कूल से ही जो है लाजमी करार देना चाहिए ताकि बच्चे शुरू से ही सीखें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट की क्राइसिस, और इसलिए मैंने दावत दी है आज इंडिया से विवेक को, जो कि क्लाइमेट के एक्टिविस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है। इन्होंने फेलोशिप भी की हुई है, इंजीनियरिंग भी की हुई है और क्लाइमेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्क किया हुआ है। और ये मैं ये कह सकती हूँ कि अंटार्कटिका गए थे जो 5 उसमें दुनिया के बेस्ट मैन थे, जिन्होंने सिटीजन साइंटिस्ट थे, तो उनको सिलेक्शन हुई थी, तो ये उनमें से थे। ये गए थे वहाँ पर, इन्होंने रिसर्च की है। तो आज हम इनसे बात करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस भी हमें दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और क्लाइमेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। तो हेलो, हाउ आर यू विवेक? आई एम डूइंग रियली गुड। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। इट्स रियली गुड, मतलब मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज बातचीत नहीं हो पाती कभी इस तरीके से। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि मुश्किल होता है क्योंकि हालात ऐसे हैं इंडिया और पाकिस्तान के। लेकिन इस बीच में हम क्लाइमेट की एक अमन जिसे कहते हैं पीसफुल, हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिस पे हम लोग जानना चाह रहे हैं इंडिया के बारे में, इंडिया भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं। मिलके हम छोटे छोटे एक्ट करके लोगों के लिए ही करना चाहते हैं ताकि लोग अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें क्लाइमेट के हवाले से। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि विवेक के ये क्लाइमेट होता क्या है? व्हाट इज द क्लाइमेट? सो अगर सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँ तो क्लाइमेट आप बहुत सालों तक अगर किसी भी एक रीजन को देखेंगे तो वहाँ का मौसम बेसिकली कैसा है। सो हम कभी कभार कहते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट ठंडा है, इस जगह का क्लाइमेट गर्म है। सो जैसे मैं डेजर्ट्स की बात करूं अगर, तो वहाँ पे जनरली गर्मी रहती है। और अगर मैं पोल्स की बात करूं तो जनरली वहाँ ठंडा रहता है। वेदर जो है आपका वो रोजाना का मौसम है। तो जहाँ पे बहुत आपकी ठंड भी पड़ती है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लाहौर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो बारिश भी होती है, कभी कभी धूप होती है, कभी ठंड होती है। तो आप उस हिसाब से अपने कपड़े भी डिसाइड करते हैं। तो वो है लाहौर का वेदर। लेकिन ओवर रेंज ऑफ ईयर्स, मतलब कुछ 50 से 60 साल तक अगर मैं सारे टेम्परेचर्स ले लूं और उनका एक एवरेज निकालूं, तो वो एवरेज जो है वो मुझे क्लाइमेट बताता है कि लाहौर का टेम्परेचर और एवरेज लेके क्लाइमेट जो है वो अच्छा है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। अगर मैं एक डेजर्ट की बात करता हूँ जैसे हमारे राजस्थान में है, तो राजस्थान का टेम्परेचर ऑलमोस्ट अराउंड 50 डिग्रीज टच करता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट गर्म है। वेदर ठंडा और गर्म दोनों हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट बड़ा बड़ा गर्म है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपने डिफरेंस भी बता दिया, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो जी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो ये बताएं कि जो क्लाइमेट के क्राइसिस हैं, क्या ये पूरी ग्लोबली है या सिर्फ सम कंट्री के लिए है? इफेक्ट ग्लोबल है, कॉजेज ग्लोबल हैं। इफेक्ट कुछ कंट्रीज पे अभी जो है वो ज्यादा दिख रहा है, बाद में और ज्यादा दिखाई देगा। क्योंकि जो आपका क्लाइमेट है उसे थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं हम इसे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जैसे आपका जो सूरज है, सन है, वो जैसे ही आपकी रेज आती हैं तो वो अर्थ को गर्म करती हैं। तो दिन वाला हिस्सा जो है वो गर्म हो जाता है और जो पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही वो थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन कोई भी चीज जब गर्म होती है तो वो उससे अपनी एनर्जी छोड़ने लगती है। तो जब वो एनर्जी छोड़ती है तो जितनी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो गैसेज उन एनर्जीज को बाहर नहीं जाने देते, जिस वजह से वो अर्थ में ट्रैप हो जाती हैं। तो जैसे जैसे हमारी ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं, हमारा जो गैसेज ट्रैप हो रही हैं वो ज्यादा हो गई, जो हमारी अर्थ एनर्जी लूज करती है वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से ग्लोबली हमें दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर जो शायद 2 डिग्री या 3 डिग्री होता था, आज 10 डिग्री 12 डिग्री जा रहा है। सो इफेक्ट हर जगह आ रहा है। अब इससे हो ये रहा है कि आपका जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। आइस कैप मेल्ट होने की वजह से जो आपको सी लेवल है वो राइज होना शुरू होता है। सी लेवल राइज होने की वजह से जितने भी इलाके हैं जहाँ पे शोर्स हैं, सी शोर्स हैं, वहां पे जो सी लेवल है वो शायद अंदर आता जा रहा है और लैंड को खाता जा रहा है अभी। सो जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं अभी उन पे इफेक्ट आ रहा है, बाद में और जगह इफेक्ट आएगा। और सिर्फ इफेक्ट इस तरीके का नहीं है, इफेक्ट दूसरे तरीके से। सो अभी लोकस स्टॉर्म आया था एक, जो पाकिस्तान फिर इंडिया और बहुत सारे टिड्डे जिसे आप कहते हैं,
तो बहुत सारी क्रॉप्स उन्होंने मतलब खराब कर दी, तो वो भी एक क्लाइमेट हाँ, चेंज बिल्कुल, कह बिल्कुल, सकते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया है, पाकिस्तान क्योंकि में भी। एग्जैक्टली सो जो गर्मी पहले जिस टाइम तक पड़ती थी, उसके बाद बारिशें आ जाती थी, अब वो सारी की सारी चीजें मिक्स एंड मैच हो गई हैं। कुछ पता नहीं लग रहा है किस वक्त गर्मी हो जाती है, किस दिन बारिश हो जाती है, कब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से ये जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करने का बहुत आसानी से मौका मिल गया। एंड अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं, एंड दे विल कीप ऑन ग्रोइंग जब तक कि हम कोई ठोस कदम नहीं लेंगे। जी, जी, आप जारी रखें। वो राइट। डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से हम आके। राइट, सो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो अभी हो रहा है। जो मेरा खुद का पर्सनली एक अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ, तो एंटार्क्टिका ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा -30, -40, -50 ऐसे रहता है। और -50 एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहाँ पे आप खड़े होते ही जम जाएंगे। आप वहाँ पे अगर एंटार्क्टिका में पानी का ग्लास उछालते हैं अगर, तो पानी नीचे नहीं गिरता, वो बर्फ बन जाता है हवा में। ओह! इतना ठंडा जगह जो है, वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम 2020 में फरवरी में कुछ जगहों पे टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, 20 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज अलार्मिंग। वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल रही है, वहाँ पे हमें पानी दिखाई दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। करीबन पिछले 50-60 साल जब से हम रीडिंग्स ले रहे हैं, नोट कर रहे हैं, पानी मतलब आइस मेल्ट हो रही है, पानी दिखाई दे रहा है। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि इंडिया में भी जो है दिल्ली में, वो भी दुनिया में उसका नाम आया है कि स्मोक के हवाले से एक सेकंड नंबर पे, और पाकिस्तान का लाहौर का भी आया। तो क्या रीज़न है स्मोक की? क्या समझते हैं कि हम इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि क्लाइमेट से? नहीं, सो स्मॉग जो है वो बहुत ही एक मैन मेड एक्टिविटी जैसे है, कि आप की हवा में वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स इज लाइक पानी के छोटे छोटे लाइक पार्टिकल्स जो हवा में तैर रहे हैं। स्मॉग जब बहुत सारा आपका पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन जैसे आपकी गाड़ी के धुआं हो गया, या फिर आप कभी भी अगर कोई चीज जलाते हैं, मोमबत्ती भी जलाते हैं और ऊपर लग देंगे, तो ऊपर काला काला जमा हो जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपकी गाड़ी के धुएं से निकल रहे हैं, ये आप जब पराली जलाते हैं, जो फार्मर्स क्रॉप बर्न करते हैं सीजन के बाद में, वो जलाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हवा में रह जाती हैं। हवा में जब ये होती हैं तो पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो उनसे चिपक जाते हैं, और वो बिल्कुल आपकी विजिबिलिटी कम कर देते हैं। सो दैट इज द रीजन फॉर स्मॉग। और ये बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये आप ब्रीद इन कर सकते हैं, और जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू योर लंग्स। सो दैट्स वाई एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप 5 साल इंडिया या फिर आप पाकिस्तान की भी अगर बात करें, ऐसी हवा में रह लेते हैं, तो देर इज अ 90% चांस और मोर कि आपको लंग्स का प्रॉब्लम होगा। तो जो हवा हमारे बच्चे अभी ब्रीद इन कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हवा है। एंड लाइफ जो आपकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं, वो चीज हमारी खराब होती है इससे। अच्छा विवेक, आप मुझे ये बताएं कि आप अंटार्कटिका गए थे, तो किस तरह से आप गए थे? आप 5 लोग थे जो दुनिया में से सिलेक्ट हुए थे, उनमें से एक आप थे इंडिया से। तो किस तरह से आपने अप्लाई किया था, वो स्टोरी आप हमें थोड़ा सा बताएं क्लाइमेट की। राइट, स्टोरी थोड़ी सी फनी है, इट्स नॉट वेरी इंस्पायरिंग आई वुड से। बट ऐसा कहते हैं ना, कभी कभार आप बैठे और एकदम से कृपा हो जाती है आपके ऊपर। पैसा था कुछ कि मुझे एप्लीकेशन का पता लग गया। यूट्यूब पे एड्स जो चलते हैं तो हम ज्यादातर स्किप कर देते हैं। तो बिल्कुल, हम यही नहीं देखते। एक टाइम ad हमें लगता है कि वेस्ट हो रहा है हमारा। और मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा था और सामने वो आज चल रहा था एंटार्क्टिका के बारे में, एंड ध्यान गया मेरा उस पे। एक और चीज बता दूं, इससे पहले भी 2014 में एंटार्क्टिका जा चुका हूं मैं। तो वाओ! उस समय जब हम गए थे तो एंटार्क्टिका ऐसे जैसे छू के आ जाना ऐसा था, हम अंदर तक नहीं गए थे, साउथ पोल नहीं गए थे। तो हमेशा वो मलाल दिल में रहता था कि अंदर तक तो जाके ही नहीं आए, एंटार्क्टिका साउथ पोल जो है वो नहीं देख के आए। मतलब तो आपकी कोई बहुत ही, मुझे लगता है, डीपली विश थी, तो वो बहुत पूरी हो बहुत गई है। यस, दैट्स वेरी ट्रू। तो बहुत ही डीप डिजायर थी कि साउथ पोल कैसे जा सकते हैं। एंड यूट्यूब पे ऐड देखा था एंड आई अप्लाइड ऑन इट, जहाँ पे 5 लोग दुनिया में चुने जाने थे एंटार्क्टिका जाने के लिए, और वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स पे रिसर्च करने के लिए। माइक्रो प्लास्टिक इज जैसा आपका सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। अगर आप नायलॉन के कपड़े आप
पहनते हैं, तो जो रेशे निकलते हैं, दोज आर योर माइक्रो प्लास्टिक्स। आपका जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में जो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो होते हैं आपके माइक्रोप्लास्टिक्स। तो एंटार्क्टिका ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं रहता, एंड वहां पर इन माइक्रोप्लास्टिक्स का पाया जाना, वो हम रिसर्च करने गए थे कि क्या ये इंसान जितने भी वहां जा रहे हैं उन वजह से हो रहा है, या फिर ये इस वजह से कि हवा और पानी खुद ब खुद इन्हें कैरी करके एंटार्क्टिका की तरफ धकेल रहा है। सो इस चीज के बारे में रिसर्च था। पहला राउंड जो था उसमें सिलेक्ट हो गए, सेकंड राउंड इंटरव्यूज हुए, काफी सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज होते थे जिसमें ये पूछा जाता था कि बेसिकली क्यों आप ये करना चाहते हैं। तो मैं एक एजुकेटर हूँ, एंड यहाँ पे जितने भी स्कूल्स के साथ में काम करता हूँ तो काफी गंदगी दिखाई देती है कभी कभार, एंड उस गंदगी के साथ हमने जीना सीख लिया है। सो दैट इज द बिगेस्ट इश्यू, जो हमारा माइंडसेट है। हम ये नहीं कह रहे कि गंदगी बुरी है या कुछ भी ऐसा है, बट उसके साथ में जी लेना, एक्सेप्ट कर लेना और उसी के थ्रू चले जाना, और बिल्कुल ऐसा ना लगना कि लाइक ये तो कोई गलत चीज है या फिर अच्छी चीज नहीं है या हम इसे हटा सकते हैं, तो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना इज समथिंग दैट आई वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स, कि ऐसा ना हो। एंड दिस वाज माय एप्लीकेशन। तो एंटार्क्टिका जाने को मिला, 5 लोग थे। मैं था, एक दुबई से थी, एक नॉर्वे से, और 2 लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अलग अलग हमारे प्रोफेशंस हैं। एंड कर्स्टी जोन्स विलियम एक यूके की साइंटिस्ट हैं जिनके साथ में हमने ये काम किया था। सो 2 हफ्ते के लिए हम लोग चिली रहे, एंड चिली में हमने काफ़ी सारी जगह जाके एंटार्क्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की। देन वी टुक अ प्लेन राइड। सो एरोप्लेन से इस बार गए हम, एंड डायरेक्टली हम यूनियन ग्लेशियर पे लैंड किए एंटार्क्टिका में। एंड देन वहाँ से आपको एक और प्लेन लेना पड़ता है साउथ पोल जाने के लिए एंड वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। अच्छी बात ये थी कि हमने कुछ ऐसे जगहों पे भी कदम रखा एंटार्क्टिका में जहाँ पे पहले किसी ने नहीं रखा था, क्योंकि ऐसी जगह से भी हमें स्नो के सैंपल्स इकट्ठे करने थे और चेक करना था। तो ऐसी जगह जहाँ पे कभी कोई नहीं गया, वहाँ पे कितना माइक्रोप्लास्टिक्स पाया जाता है, वर्सेस ऐसी जगह जैसे साउथ पोल सबसे ज्यादा गंदा था क्योंकि अगर कोई भी अंटार्कटिका जाता है तो वो साउथ पोल जाना चाहता है, एंड जहां जहां हम जा रहे हैं वहां पे हम अपना लाइक छाप छोड़ जाते हैं आई वुड से। सो दैट वाज हाउ इट हैपेंड। 1 महीने का प्रोग्राम था। जो रिसर्च है इट इज स्टिल गोइंग ऑन। उसके जो सैंपल्स हैं दे हैव बीन सेंट टू लैबोरेटरीज, एंड जैसे ही रिजल्ट आएगा यू ऑल वुड बी नोइंग दैट। सो दैट वाज द प्रोग्राम। बहुत अच्छा आपने बताया कि बड़ी मोटिवेशन थी कि जाना चाहिए। आप 2 दफा गए भी हैं और वहां पर आपने रिसर्च करने का मौका भी मिला आपको। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और ये दुनिया का इसे आखिरी कोना कहते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो ऐसा ही 2 पोल हैं। सो वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल। तो लेकिन नीचे जो कहा है जाता है कि अगर ये बर्फ जो है वहां पर अंटार्कटिका में इतनी है, अगर ये पिघल जाएगी तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन। जी करीबन 60 से 70 मीटर लेवल बढ़ जाएगा सी का, क्योंकि दुनिया की करीबन 90% बर्फ वो एंटार्क्टिका में है। एंड इतनी ठंडी जगह है कि आपको सूंघ सूंघ मतलब किसी भी चीज की गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती। इतना ज्यादा क्लियर अनपॉल्यूटेड है, आप करीबन 100 किलोमीटर तक देख सकते हैं। बहुत दूर से करीबन 100 मीटर दूर से आप किसी की आवाज सुन सकते हैं। अगर मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं तो 100 मीटर दूर बैठा हुआ बंदा वो सुन सकता है। 6 महीने के लिए हमेशा सूरज निकला रहता है, 6 महीने के लिए रात होती है। तो हम जब थे तो एक भी मतलब टाइम सूरज नीचे नहीं गया। सो इट वाज ऑलवेज देयर, ऊपर ऐसे चक्कर काटता रहता है आपके। तो इट दैट वाज तो कूल। वहाँ पे आप लोग क्या खाते थे? वहां पर कुछ डाइट का बताएं, वहां पर क्या था सिस्टम? क्योंकि ठंड ज्यादा थी तो आपको भूख लगती थी या नहीं लगती थी? बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और हम लोग करीबन आधा किलो चॉकलेट्स खाते थे हर रोज, क्योंकि ठंड में आपकी बॉडी अपने आप को गर्म रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज करती है। तो जहाँ पे नॉर्मली आप 2000 कैलोरीज लेते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 कैलोरीज की जरूरत थी हमें रोज। तो बहुत सारा चॉकलेट, बहुत सारे कार्ब्स, बहुत सारे फिर वो प्रोटीन्स। आपका वेट ज्यादा तो नहीं हुआ? आप चॉकलेट जो इतनी खा रहे थे, आधा नहीं नहीं, किलो। तो बॉडी बर्न कर रही थी सिर्फ अपनी बॉडी को, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है -20 डिग्री, आपकी बॉडी को मेंटेन करना है 37 डिग्री।
तो ये जो 50 डिग्री का अंतर है, ये आपकी बॉडी को लड़ना है उससे। सो वो सही। काम करती रहती है, तो वो इतना ज्यादा आपकी एनर्जी खर्च होती है उसमें कि आपको ज्यादा एनर्जी ये तो लेनी आज आपको टिप्स भी बता दिए जो वेट कम करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इतनी सारी चॉकलेट खाई हैं, लेकिन इनका वेट कम नहीं हुआ बहुत चाहिए। ज्यादा तो हुआ। वेट कम इज लाइक जस्ट 80% डाइट कंट्रोल एंड 20% एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज भी करते थे आप लोग वहां पे अंटार्कटिका में? पूरा दिन भर चलना होता था हमें, कोई ऐसे हमारे पास गाड़ी वगैरह ऐसा नहीं था। हार्नेसेस पहनने पड़ते थे, रोप्स पहनने पड़ते थे, सैंपल्स उठाने पड़ते थे, सभी काम शारीरिक था, हाथों से करते थे। तो एक्सरसाइज तो पूरा दिन भर हो रहा था। सबसे फनी चीज ये होती थी कि जब फील्ड में होते थे, मतलब सैम्पलिंग कर रहे होते थे, तो आपकी बॉडी का एक पार्ट जो वो सन की तरफ है और दूसरा पार्ट सन से दूसरी तरफ है। तो एक तरफ पसीना आ रहा होता था और दूसरी तरफ ठंड लग रही होती थी। तो ये भी काफी फनी चीज होती थी। अच्छा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने अंटार्कटिका के बारे में बात बताई है कि हम वहां पे जाएं तो रह सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल कुछ उसमें उन्होंने बनाई थी जहाँ पे वहां पे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर नहीं बना सकते आप वहां पर, नहीं, नहीं, नहीं। वो और रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं, उसमें आप जाके रह सकते हैं। जी, और सिर्फ कुछ महीनों के लिए अलाउड होता है जब अंटार्कटिका की गर्मियां होती हैं। सो जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो अंटार्कटिका में गर्मी होती है। जब उनकी गर्मी है तब वहाँ पे -20 डिग्री होता है। जब वहाँ सर्दी होती है तो -60 -70 डिग्री टेम्परेचर हो जाता सही। तो ये तो बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी है कि अगर आप अंटार्कटिका का किसी को शौक है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फेलोशिप के लिए, और आप वहाँ पे जा सकते हैं, रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं। है। जी, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। ये देखें 2 दफा ये जा चुके हैं और इनकी बहुत ही डीपली विश थी। तो आप लोग भी अगर कोई विश है, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर आप सारा दिन ख्वाब देखते रहें, सोते रहें कि मेरी विश ये है, तो वो नहीं होगा। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, जैसे विवेक ने जी। की है। अच्छा विवेक, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया में फ्लड अब ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या वजह है कि इंडिया में क्लाइमेट की क्राइसिस ज्यादा हो रही है? क्लाइमेट क्राइसिस जैसे मैं आपको बता रहा था, इट्स नॉट जस्ट कि इंडिया का प्रॉब्लम है, हर एक जगह ये हो रहा है। आप अगर यूएस में नंबर ऑफ फ्लड्स देखें या फिर हरिकेन्स देखें, वो बहुत बढ़ गया है। कराची में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं। हमारा सिटी है पाकिस्तान का कराची, राइट, तो उधर राइट, बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं। राइट। तो कराची में भी बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। तो पहले शायद 5 से 6 आते होंगे 5 से 10 साल में, अब वो चीज एक साल में 2-2 3 दिन, इस तरीके से जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। पहले अगर 2 दिन बारिश हो रही थी, अब 4 दिन बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि जितना क्लाइमेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ही वाटर ज्यादा इवेपोरेट होगा और उतनी ही ज्यादा फिर आपकी बारिश होगी, अगर बहुत ही सिंपल ढंग से देखा जाए। सो बीट आसाम, बीट बिहार, काफी ज्यादा जगह फ्लड्स के इश्यूज हो रहे हैं। और फ्लड्स जो है वो नॉर्मली आते हैं, वो पहले भी आते थे, बहुत टाइम पहले से, लाइक सदियों से आ रहे हैं। बट हम लोगों ने जहाँ पे फ्लड्स आने की जगह थी, वहां पे घर बना लिए, कंस्ट्रक्शन कर दिए। तो हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई बाढ़ आ गई। वो तो नदी का पानी था, उसने आना था। आपने वहां पे अपना घर बना लिया, तो वो चीज गलत है, जिन्हें फ्लड प्लेन्स कहते हैं। सो फ्लड प्लेन्स जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन इज रॉन्ग एंड दैट इज हैपनिंग एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो मुझे आप ये बताएं कि क्लाइमेट के जो अब ये क्राइसिस हैं और उसमें यूथ जो हमारी इस वक्त देख रही है, तो क्या रोल उनका प्ले है? वो क्या रोल करें ताकि ये क्राइसिस कम हो जाए? क्या यूथ कर सकती है आई थिंक या सबसे पाकिस्तान बड़ा, लोगों के लिए? क्योंकि इसमें हमारे ग्रुप में इंडिया से भी हैं लोग, एशिया से भी हैं, पाकिस्तान से तो ज्यादा ही हैं क्योंकि राइट, पाकिस्तान का ग्रुप है। बट मैं चाहती हूँ सब यूथ के लिए है ये मैसेज। देखिए, सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा मुझे यूथ का लगता है, क्योंकि शायद जब हम बोलने वाले हैं कि क्राइसिस आएगा, तो हम लोग ही वो शायद फेस कर रहे होंगे। तो अगले 10 साल 15 साल में जब शायद सिचुएशन और खराब हो सकती है, तो हम लोग विल बी एट द फ्रंट लाइन उसके फेस करने के लिए। तो सबसे बड़ा हमारा रोल है अभी, क्योंकि जितने हमारे बड़े लोग हैं वो सब पॉलिसीज बनाने में बिजी रहते हैं। एंड यूथ एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको सिर्फ चैनलाइज करना है। तो हम लोग ऐसे लोग नहीं है जो कि घर पे बैठने के बाद में पॉलिसीज लिख रहे हैं या फिर बातचीत कर रहे हैं फोन पे। वी आर द पीपल जो कि घर के बाहर जाके
आइदर पेड़ उगाते हैं या फिर हम कचरा हटाते हैं या फिर लोगों को हम बताते हैं कि भाई नहीं करनी ये सारी चीजें। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट जो चीज समझने वाली है वो ये है, जब तक हमारा कंजम्पशन जो है, जितनी चीजें हम खरीदते हैं वो ठीक नहीं होगा तो चीजें नहीं रुकेंगी। मतलब आप पेड़ लगा सकते हैं, आप पॉलिथीन हटा सकते हैं सड़कों से, इंडस्ट्रीज से, बट जितना आप खरीदते रहेंगे उतनी ही फैक्ट्रियां चलती रहेंगी, उतनी ही गाड़ियां चलती रहेंगी। जब तक ये चीजें चलती रहेंगी तब तक हवा भी पॉल्यूटेड रहेगी, आपका वाटर भी पॉल्यूटेड रहेगा और कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे असर आएगा। जैसे अभी कोविड के पिछले 4 महीनों में अगर आप स्टार्ट्स देखें तो जो पॉल्यूशन लेवल है वो सिर्फ 10 से 15% कम हुआ है। 10 से 15% कम होना, जबकि दुनिया भर में सारी गाड़ियां शायद रुकी हुई थी। सो ट्रांसपोर्टेशन इज जस्ट वन पार्ट। उसके अलावा जो आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, आपके एसीज हैं, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारी की सारी चीजें क्लाइमेट की तरफ आपको धकेल रहे हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, इसे डे जीरो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो डे जीरो एक्सपेरिमेंट इज कि जिस दिन हमारे पास, लेट्स से अगर पानी की बात करूं, पानी आना बंद हो जाएगा तो हमारी लाइफ कैसी होगी। कहते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैंने सोचा कि कितनी देर तक मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह सकता हूँ। तो 3 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं रह पाया, क्योंकि आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। आपके घर में जो नल में पानी आता है वो भी कहीं ना कहीं एक मोटर है जो पंप करती है और आप तक पहुँचता है, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है आपके पास राइट नाउ जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ना चल रही हो, और हम पूरे के पूरे सिस्टम पे बहुत डिपेंडेंट है। तो वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है ऐसी चीजें निकालने के लिए। डायनामोज होते हैं, मतलब हम लोग बच्चों के साथ में काम करते हैं और साइकिल्स बनाते हैं जिसमें आप चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उन्हें आप बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। सोलर पैनल की बहुत जरूरत है। तो इस तरीके की चीजें जो कि यूथ को जिस तरफ जाना चाहिए, और एट अ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल लेवल हम सबको ये काम करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सपेक्ट। अच्छा मैसेज दिया आपने। अच्छा, सोलर की आपने बात की है, और इसका काफी ज्यादा आ रहा है रुझान, और इंडिया में मैं देख रही थी कि अल गोर जो है वो द क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट के फाउंडर है अब यूएसए के, तो उन्होंने बताया तो 51% सोलर जो सिस्टम है वो इंडिया में कामयाब हो चुका है, वो इस तरफ आ चुके हैं। तो ये राइट। सच है उनकी बात? सो आई वुडंट से 51%, बट काफी अच्छे इनिशिएटिव्स कुछ लिए गए हैं। सो हर एक जो टेरेस है, अब सनलाइट जो है वो आपके हर घर पे पड़ती है, हर जो आपकी छत है उन पे पड़ती है। तो वहां पे एक सोलर पैनल लगा देने से आपके पास एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे गवर्नमेंट आपके जो नागरिक हैं उनसे खरीद सकती है। सो दैट इज द बिगेस्ट एनर्जी दैट इज बीइंग गोइंग टू वेस्ट। अगर हर एक छत के ऊपर एक सोलर पैनल लगा होगा, सो मेजरली आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट शुड गो ऑन एवरीवेयर। बिल्कुल। अब इंडिया में जैसे कि अल गोहर ने हमें ये बताया था, जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ग्लोबल उन्होंने वार्मिंग पर भी डॉक्यूमेंट्री भी ली है, ऑस्कर अवार्ड भी ले चुके हैं और नोबेल प्राइज भी उन्होंने विन किया। तो वो क्लाइमेट पे वो भी बहुत काम कर रहे हैं, तो उस पर काफी मेंशन उन्होंने, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों से ज्यादा, कि उन्होंने हमारे कोयटा का भी दिखाया था कि 2019 में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी वहां पर, और आपका भी दिखा रहे थे कि वहां पे आप लोग सोलर पे भी काम कर रहे हो, और आपका फ्लड का बहुत ज्यादा उन्होंने दिखाया था कि इंडिया में फ्लड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये क्लाइमेट के ही क्राइसिस है। अच्छा, एक और चीज जो है उसमें क्लाइमेट को जो चेंज करती है वो मैन मेडेड भी है, उसमें प्रोडक्ट है जिसमें न्यूक्लियर्स भी आ जाते हैं। तो उसका किस तरह से किया जाए? वो तो कोई भी कंट्री तैयार नहीं है उसको कम करने के लिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉलिसी में हो कि इसको जरा कम किया जाए? देखो, एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे और बहुत ही पर्सनल लेवल पे मैं एक सेइंग उसे मानता हूँ कि एवरीथिंग कैन बी डन विद लव। कि प्यार से सारी चीजें मुमकिन है, आपको पावर सिर्फ दुख देने के लिए चाहिए होता है। तो रादर देन यूजिंग ऑल दीज न्यूक्लियर थिंग्स, मतलब न्यूक्लियर का तो फिर भी इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना कि मेथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो क्लाइमेट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो तरीके के रिएक्शंस हैं जिनसे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
तो जो फिजन है जो अभी यूज होता है उसमें बहुत ज्यादा आपका एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक चीजें प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो काफी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत सारी एनर्जी आप आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं इन अ वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर। तो मे बी फ्रॉम फिजन दे हैव टू मूव टू फ्यूजन। जो वेपन्स वगैरह बन चुके हैं उनके बारे में तो लाइक आई थिंक वी आर सभी यूथ को यूनाइट होकर बोलना पड़ेगा, जब भाई हम बड़े होंगे आगे 10 साल बाद कोई ना कोई आवाम को लीड कर रहा होगा तो हटाने का अगर किसी का मन किया तो बहुत अच्छी चीज है, बट अदरवाइज जरूरत नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों की। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम जब हिरोशिमा की तरफ देखते हैं तो बहुत ही वहां पर बर्बादी हुई थी, बहुत इंसानी जानों का नुकसान हुआ था। अच्छा विवेक, आपने बताया प्लांटेशन से हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं क्लाइमेट पे, कि अगर प्लांट लगाए जाएं तो? तो देर आर लॉट ऑफ वेज। मतलब अगर मैं अकेले बैठ के एक प्लांट लगाता हूँ तो वो शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा किसी भी चीज में, उससे शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने भी हमारे स्कूल्स हैं और जितने हमारे पास बच्चे हैं, जितने हमारे पास यूथ हैं, अगर एक साल में जब भी हम उनके लिए कोई स्कीम निकालते हैं, लेट्स से हर एक बार आपको कुछ भी चीज मिल रही है, आपको प्लांट करना है एक पेड़, तो शायद एक बड़े लेवल पे कुछ चेंज आ पाए। एंड मोर देन द ट्री प्लांटेशन, आपका एक माइंडसेट चेंज होता है, आपकी जो सोच है वो बदलती है, आप जुड़ जाते हैं क्लाइमेट से, आप एनवायरनमेंट से जुड़ जाते हैं, प्लैनेट से जुड़ जाते हैं। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ जो एंटार्क्टिका में हुआ था। हर दिन हमें ट्रेनिंग पे ये बोला जाता था, सारी चीज ध्यान से करनी है, आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ पर अगर कोई भी गलती हुई तो जो मदद है वो 2 दिन दूर है, किसी को भी हमारी मदद अगर करनी है तो 2 दिन लगेंगे उसे यहाँ तक पहुंचने में। तो हमारा हर एक स्टेप जो था वो हम 10 बार सोच के लेते थे कि कुछ भी गलत हुआ तो मतलब कोई बचाने वाला नहीं है ऑलमोस्ट 2 दिनों तक। तो उस चीज को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो हमारे प्लानेट पे अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे पास कोई बाहर से नहीं आ सकता बचाने के लिए, हम नहीं जानते किसी को। तो हमें बहुत ही सोच समझ के चीजें करनी है इफ वी हैव टू लिव ऑन अ सस्टेनेबल प्लानेट। तो हमें ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी गलतियां जो है वो हमें सुधारनी पड़ेंगी, कोई नहीं है बचाने के। सही। तो हमें सोच समझ के जो है क्लाइमेट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम प्लांट लगा देते हैं तो वो भी क्या कोई खतरा होगा? वो भी खतरा नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं कहूंगा अभी कि क्योंकि आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है तो जमीन और चाहिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन चाहिए, घर लगाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए जमीन चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड्स चाहिए। पेड़ के मतलब फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स बनाने के लिए। तो अभी जो सिस्टम्स बन चुके हैं वो उसको हटाना बहुत मुश्किल है, बट हमें ये चीज सोच के करनी है कि अगर हम 10 काट रहे हैं पेड़ तो शायद 20 कहीं और लगा दें, और इस तरीके से प्लान करके काटें कि जो मैंने अभी 10 काटे हैं उन्हें करीबन 20 साल लगे होंगे इतना बड़ा होने के लिए। तो मेरा जो अगला मैं कटिंग करने वाला हूँ वो मैं इस तरीके से करूँ कि वो वाले जो मैंने पेड़ लगाए थे वो उतने हाइट के पहुंच चुके हैं या नहीं। सो देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं। मैं ऑन अ पर्सनल लेवल आई स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। जहां पर भी कोशिश होती है एक थैला लेके चला जाता हूँ कि सब्जियां भी लेने अगर जाना है तो वही थैली में डाल दीजिए। एंड मॉम डैड जो है मेरे, वो जब सब्जियां लाते थे तो वो 5-5 किलो 6-6 किलो ले आते थे, ये सोच के कि भाई फिर से जाना पड़ेगा। मैं वो चीज नहीं करता हूँ, थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेके आ जाता हूँ कि वापस चले जाएंगे बट प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी स्मॉल माइंडसेट ये चेंज। बहुत अच्छी आपने बताई। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि हर बंदा जो है वो दरख्त के नीचे बैठना चाहता है, वो बड़ा खुश होता है ग्रीनरी को देखकर, लेकिन खुद उसके लिए नहीं एक्ट करते। थोड़े राइट। थोड़े स्टेप खुद भी लेने चाहिए। अब आप हम लोग विश तो करते हैं कि जी हम अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए, हॉलीडे के लिए हम लोग ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर पेड़ हों, खूबसूरत से ट्रीज हों और बर्ड्स हों, लेकिन हम उनके लिए काम नहीं करें। तो अब क्या करें? कैसे सोच ये बदली जा सकती है? ये वो सोच है कि जन्नत सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। तो सो एवरीवन हैज टू वर्क कि आप जहां भी जा रहे हैं उस इस सोच के साथ जाइए कि उस जगह को बेहतर बना के आएंगे। तो अगर किसी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं और कचरा दिखाई देता है तो जस्ट लाइक उठा के उस कचरे को साइड में रख दीजिए कि जहां जहां आप गए
जहाँ जहाँ आप अपनी छाप छोड़ के आए वहाँ पे वो जगह साफ थी आपके जाने से पहले थी। तो इतना अगर सिंपल सा थॉट हर एक इंसान रखेगा तो इट कैन बी डन। नहीं, लोग बाकी तो जाते हैं हॉलीडेज पे, मैं बता रही हूँ ना, आज माउंटेन्स पर जाते हैं, लेक्स पे जाते हैं, बल्कि उधर और ज्यादा गंद करके आते हैं। राइट, फिर तो क्या वो होगा? चीज़ करनी चाहिए। सेकंड थिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल इज कि काफी जगह ये प्लास्टिक बैंक्स एटीएम जैसा आपको होता है उस तरीके से मशीनें इंस्टॉल्ड होती हैं। तो जैसे आपने 10 खाली प्लास्टिक की बॉटल्स ली है और उसको आपने उस मशीन में डाल दिया तो आपको शायद एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी या फिर कुछ और ओह मिल वाओ! जाएगा। ये बहुत तो अच्छा वो हाँ, इसमें तो फिर हर कोई चाहेगा कि जमा करने के लिए। एग्जैक्टली तो ये ऐसे कुछ और क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पे चलता है सारी चीजें। जो 10 बॉटल्स का कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है जो आपकी कोल्ड ड्रिंक मिल रही है उसके कॉस्ट से कम हो जाता है। तो आपने उतना इकोनॉमिक्स लगा के इतनी बॉटल इकट्ठी कराई और आपने वो ले लिया। सो इट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ अ बार्टर सिस्टम, लेकिन बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। अच्छा, वे जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं हमें, इंडिया अ, पाकिस्तान दोनों को? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है प्यार से रहने का, माइंडसेट चेंज करने का। इस तरीके के जो डायलॉग्स हैं हम लोग अभी बड़े हो रहे हैं, उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। जब हम बड़े हो रहे हैं तो उस डायलॉग को बनाए रखें जिससे कि ये बातें होती रहें, यूथ जो है वो कनेक्टेड रहें और काम करते रहें। क्योंकि काफी एक काफी सीखें, मतलब जैसे अब आपका इंडिया है और हमारा पाकिस्तान है, अगर कुछ राइट, पॉजिटिव चीजें हम लोगों की यूथ यहाँ पे कर रही है तो वो एक्सचेंज करें एक दूसरे के साथ। दैट एक्सचेंज नीड्स टू हैपन और एक्शन ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। अभी हमने जो बातचीत की उससे कुछ मतलब इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, बट वो वाली चीज है कि मतलब हम खाने के बारे में सोचते रहें तब तक कुछ नहीं होगा। वो खाना पड़ेगा तभी सुकून मिलेगा। तो हर एक बार हम जब भी कोशिश कर सकें कोई ना कोई एक्शन ओरिएंटेड स्टेप लें कि हमने ये कर दिया, अब इससे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है या नहीं। पॉलिसीज अच्छी हैं, पढ़ाना अच्छा है, सिखाना अच्छा है, बट खुद से काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दैट इज माय मैसेज। एंड एंटार्क्टिका जाने के लिए कोई भी अगर जाना चाहता है, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज एंटार्क्टिक्स लॉजिस्टिक्स। उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी सारी ऐसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आती हैं। देखते रहिए, ढूंढते रहिए, मतलब शांति से नहीं बैठना है। यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, आप यूथ हैं, उम्र कम है, एनर्जी ज्यादा है, ढूंढते रहिए। मतलब शांत होके नहीं बैठना हमें। बड़े होंगे तो शांत हो जाएंगे, अभी नहीं होंगे। अभी कुछ ना कुछ करते रहें, हम जस्तजू कुछ ना रखें अपने कुछ अंदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विवेक। आप इंडिया से हमारे साथ कनेक्ट हुए, इस शो में आए, और आपने बहुत अच्छी अपनी मोटिवेशनल स्टोरी भी बताई अंटार्कटिका की, और क्लाइमेट के आपने क्वेश्चन भी बताए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हवाले से जानने का भी मौका मिला है। और आपने बताया भी है कि आप एक्शन भी लेना है यूथ को। ये नहीं है कि राइट, सिर्फ आप बातचीत करके चले जाए, ऐसा नहीं है, कि आपने जरूर कुछ ना कुछ करना है। इंडिविजुअली आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बता रहे थे विवेक के, पेड़ लगा दें, आप एक पेड़ लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं, जैसे प्लास्टिक अगर आपको कहीं नजर आता है तो आप उसको उठा लें और आप रास्ते में आगे जाके किसी डस्टबिन में डाल दें। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे एक्ट आपको जरूर करने हैं। और आप लोग आज क्योंकि चांद रात है, तमाम मुसलमानों को चांद रात भी मुबारक हो, हज की भी और ईद की भी। तो ओके, ठीक है, बहुत बाय। मुबारकबाद आप लोगों को। थैंक यू सो मच सरीश बुलाने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। लॉट ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।